नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो एनटीपीसी सीबीटी 1 जो आपका अभी पेपर हुआ है, ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो 3000 से ऊपर आपके जीके जीएस में क्वेश्चन बने थे। स्टैटिक जीके हो, चाहे जीके का पोर्शन हो, चाहे जनरल अवेयरनेस हो। तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखिए, सबसे पहले 2 मिनट मेरी बातें सुन लीजिए जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो हमारा टारगेट है 35 आउट ऑफ 50, और पूरी कोशिश होगी कि मैं इसे 35 प्लस में अब लेके चले जाऊं इस सीरीज को स्टार्ट करने के बाद। अब देखिए क्या है, सबसे पहले तो हमने पूरा इंडियन हिस्ट्री आपको कंप्लीट करना है मेरे वीडियो से, इंडियन ज्योग्राफी मेरे वीडियो से कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी करना है। बहुत लोग परेशान है वर्ल्ड ज्योग्राफी कैसे करेंगे और क्यों करें। देखिए, सबसे पहले इसमें 4 घंटा आपको अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय निकालना होगा। और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे विश्व से रिलेटेड जो स्टैटिक फैक्ट बनते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर करा है टॉपिक वाइज, सिस्टमेटिक वे में और बिल्कुल मैप को यूज करके। ठीक है, तो यहाँ से आपकी परेशानी दूर होती है। ये 3 चीज करने के बाद आपको करना क्या है, आपको सबसे सेकेंड चीज जो है आपको स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में हमने 4 क्लास आर्ट एंड कल्चर का कर लिया है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग लाने वाले हैं पूरा का पूरा जो आपका क्लासिकल हमने कंप्लीट कर लिया है, जो लोकल डांस है, जो क्षेत्रीय नृत्य है, उसको हम लोग कवर करेंगे स्टेट वाइज स्टेट। तो एक वीडियो में वो पूरा कवर हो जाएगा। तो 5वां क्लास में आपका डांस कवर हो जाएगा और 6 से 7 यानी कि 2 क्लास और, मतलब 7वां क्लास तक आपका पूरा आर्ट एंड कल्चर मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक, तो वो तो एक हमारा पूरा एकदम पीलर का काम करेगा स्टैटिक जी के जो हम लोग कवर किए हैं। इधर हमारा पीलर का काम जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विश्व भूगोल, पॉलिटी। पॉलिटी के मैंने वीडियो अभी नहीं बनाई है, बहुत जल्द मैं स्टार्ट कर दूंगा, परेशान नहीं होइए। नोट्स जिनके पास है मेरा, आप उनसे कवर करते चलिए। उससे मैं जो मैंने नोट्स में दिया है वो वीडियो में मैं उससे कम ही दूंगा, क्योंकि वो तो बहुत डिटेल में मैंने नोट्स दिया हुआ। अब ये देखिए जो सीरीज में स्टार्ट किया हूँ कैसे करूँगा, जैसे कि देखिए यहाँ सवाल आपका समझिएगा, जैसे अभी मैं स्टार्ट नहीं क्यों समझा रहा हूँ कि यहाँ से आपसे पूछा गया था कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है कुंडनकुलम, ये कहाँ पर है। इससे और कुछ रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगी वो मैं करूँगा, और जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है भारत में वो सारे मैंने डिस्कशन एक साथ ही कर दिए। इससे क्या है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जितने क्वेश्चन बनने वाले, जितने न्यूक्लियर रिएक्टर से क्वेश्चन बनने वाले होंगे, मैं अभी इसी के साथ कवर कर दूंगा। तो आपका जो है ये एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो इसको फिर अलग से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब यही चीज जैसे देखिए, एक शिफ्ट में ये पूछा है तो दूसरे शिफ्ट में ये पूछ लिया, तीसरे शिफ्ट में ये पूछ लिया है, तो पूरा का पूरा मैंने एक जगह इसको सम अप कर दिया। तो इससे आपको क्या होगा, एक तो आपका जो उधर बल्क में हम लोग जो स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं, इधर हमारा आर्ट जो आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन है, पॉलिटी वाला पोर्शन कवर हो रहा है। साथ के साथ जो यहाँ पे मिसलेनियस कह ले और स्टैटिक जीके कह ले, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपका समअप मैं कर दूंगा। तो 35 प्लस जो है ये आपका सीरीज लेकर के इसको चले जाएगा। ठीक है, आपको दूसरी बात, साइंस में भी मैं अपना तो पूरा बेस्ट दे दिया हूँ आप लोगों को, और वीडियो अपलोड होगी जो भी बची हुई है अभी बायोलॉजी का, वो भी अपलोड होगा। बस आपको इतना कर देना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को मेरा ज्वाइन करना है, फोकस स्टडी विद अभी सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा लिंक अगर काम नहीं कर रहा हो तो। और बाकी जितनी मैंने वीडियो बताई है सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। एनटीपीसी सीबीटी 2 की प्लेलिस्ट मैं बना रखा हूँ एक एक चीज़ को डिवाइड करके। और ये केवल एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए नहीं, ग्रुप डी के लिए नहीं, बिहार दरोगा का जिनका पेपर है, झारखंड के जो आगामी पेपर अभी होने वाले हैं, इन सारे एग्जामिनेशन को ये कवर करेगा। तो सबसे पहला सवाल है आपका कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना। अभी जो सीजीएल का जो पेपर वाइज से इतने सारे क्वेश्चन फंसे कि पूछिए मत। तो ये जो आपसे पूछा गया है कि ये नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, कुंडनकुलम कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। दूसरी बात, अगर पूछ लिया जाए सबसे सर्वाधिक क्षमता कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट की, केगा की, काकरापारा, नरोरा या कलपक्कम, तो याद रखना है कुंडनकुलम। इसीलिए आपसे पूछा भी जाता है कि कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। इसकी क्षमता कितना है आपको याद रखना है, 200 मेगावाट। ये क्षमता अगर याद नहीं रख सकते तो आपको ये याद रखना है कि सबसे अधिक अभी तक जो सर्वाधिक क्षमता जिनकी है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में टोटल, देखिए टोटल अभी हम लोग कवर करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये मिलाकर 7, सातों के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक क्षमता यानी कि हाई कैपेसिटी किसकी है, तो कुंडनकुलम की। ये कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, दूसरा केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट का है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा तो ये कहाँ है, केगा, केगा आपका कर्नाटक में है। ठीक है,
काकरापार, ठीक है, काकरापार कहाँ है तो गुजरात में है। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है तो गुजरात में है। नरोरा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है, नरोरा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ तो उत्तर प्रदेश। अब ये देखिए उत्तर प्रदेश का कोई पेपर आप देख रहे हो तो इसके लिए स्टैब्लिशमेंट ईयर इंपॉर्टेंट है। अभी आपका यूपी में बहुत सारा पेपर है, तो 1991 में ये स्टैब्लिश किया गया था नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट जो है कलपक्कम, ठीक है, जो मद्रास के नाम से भी जाना जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ है तो तमिलनाडु में है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण आपका पावर प्लांट है और कई बार पूछा जाता है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे पुराना या भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछे है कौन तो तारापुर, कहाँ है तो मुंबई में। इसकी स्टैब्लिशमेंट आपको याद रखना 1969। इसरो का भी स्टैब्लिशमेंट ईयर यही है। तो 1969 में दो चीज आपको याद रखना, एक तो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट और एक आपका इसरो का स्टैब्लिशमेंट। ये जो बनाया गया था तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट किसके मदद से स्थापित किया गया था भारत में तो यूएसए की मदद से स्थापित किया गया था तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। और नेक्स्ट जो है राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है तो राजस्थान में है। और ये जो सातों के सातों जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है आपसे पूछा जाएगा इनको कौन संचालित करती है तो आपका एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब क्या है कि सरकार की ही ये अंडरटेकिंग में आते हैं, NPCIL, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाएगा, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर आपको देखना है, हेडक्वार्टर याद रखना होगा, इसका करंट अफेयर में आपको याद रखना होगा कि इनका CMD कौन होगा, तो ये करंट से आप चेक कर लोगे। लेकिन स्टैब्लिशमेंट ईयर 1987 है और हेडक्वार्टर कहाँ है तो मुंबई में है। केवल आपको दो ईयर याद रखना है, एक तो NPCIL क्योंकि ये सातों के सातों न्यूक्लियर पावर प्लांट को संचालित कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। सेकंड थिंग इसके जो है स्टैब्लिशमेंट ईयर कब है तो 1987 में है। सबसे पुराना भारत का न्यूक्लियर पावर प्लांट तो तारापुर, स्टैब्लिशमेंट ईयर 1969, इसरो का भी स्टैब्लिशमेंट ईयर यही है। और सबसे अधिक सर्वाधिक क्षमता वाला जो अगर पूछ लिया जाए न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन तो कुंडनकुलम, कहाँ है तमिलनाडु में। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, अगर यूपी का पेपर देंगे तो 1991 में स्थापित किया गया था नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो कुंडनकुलम कहाँ तमिलनाडु, केगा कहाँ है कर्नाटक में, काकरापार कहाँ है गुजरात में, नरोरा कहाँ है उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम मद्रास यानी कि तमिलनाडु में है, तारापुर कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे पुराना या फिर बोल सकते हो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, स्टैब्लिशमेंट ईयर 1969। किस देश के मदद से स्थापित की गई थी भारत में तो यूएसए की मदद से। तो ऐसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो यूएसए की मदद से भारत में स्थापित किया गया था तो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान में ही होगा, ठीक है। इनको संचालित कौन कर रहे हैं भारत में जो अभी जो कार्यान्वित जो अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट है सातों के सातों न्यूक्लियर पावर प्लांट को संचालित कौन करती है, NPCIL, NTPC, सेल या भेल, इस तरह से आपको दिया जाएगा ऑप्शन। तो याद रखना NPCIL, इसीलिए NPCIL आपका स्टैब्लिशमेंट ईयर भी पूछा जाता है। तो देखिए क्यों पूछते हैं वो लोग, हर पीएसयू का एस्टेब्लिशमेंट ईयर नहीं पूछा जाता है, कुछ फेमस हो जो क्योंकि उनसे काफी, जैसे SBI का आपसे पूछ लिया जाता है, RBI का पूछ लिया जाता है, नाबार्ड का पूछ लिया जाता है, तो उनके पीछे रीजन है। तो NPCIL के पीछे भी रीजन कि ये सातों के सातों न्यूक्लियर पावर प्लांट को ये क्या करते हैं संचालित करते हैं। 1987 हेडक्वार्टर महाराष्ट्र और CMD आप करंट से चेक कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई जोजिला दर्रा। तो देखिए दर्रा, अब जितना दर्रा है हम इसको कंप्लीट यहीं पर कर देंगे। बाकी इंडियन ज्योग्राफी आपने 4 वीडियो में 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 पार्ट हमने करा रखे हैं भाई, उसको कर लीजिए, मेरा नोट्स ले लीजिए, उससे कवर कर लीजिए, ठीक है। नोट्स के लिए कुछ अमाउंट पे करना है, केवल 99 रुपीज़, इतने में आपको सब कुछ मतलब पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी मिल जाएगा। खैर हम यहाँ पे कवर करेंगे जोजिला दर्रा कहाँ पर है, लेकिन इससे पहले हम पूरा का पूरा दर्रा को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जितने इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, तो ये पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर का दर्रा हम बात करने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने दर्रा आपको दिख रहा है, एक तो आपका पीर पंजाल दर्रा, बनिहार दर्रा, जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, ठीक है, और आपका यह है बुर्जिला दर्रा, ठीक है। तो टोटल 5 दर्रा हम लोग देखेंगे और इसको अभी हम मैप के अकॉर्डिंग समझेंगे। सबसे पहला दर्रा जो है काराकोरम दर्रा। अब देखिए ये पूछा जाएगा कितने टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं काराकोरम दर्रा, तो ये सब भाई देखिए ज्योग्राफी वाला वीडियो भी देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ आपकी रिवाइज भी हो चली जाएगी, ठीक है। तो भारत पूछा जाएगा कि भारत के सबसे उत्तर में स्थित दर्रा कौन सा है तो काराकोरम दर्रा। तो आप इस मैप को देखिए, काराकोरम दर्रा जो आपका एकदम उत्तर में, सबसे उत्तर में, भारत के सबसे उत्तर में स्थित दर्रा कौन सी है तो काराकोरम दर्रा, ठीक है। और सबसे ऊंचा दर्रा अगर पूछ लिया जाए तो सबसे ऊंचाई में स्थित है तो कौन सी है, काराकोरम दर्रा, भारत के सबसे ऊंचे दर्रा है ये, ठीक है। इस दर्रे से कहां हम जा सकते हैं तो इस दर्रे से हम कहां जा सकते हैं तो चाइना जा सकते हैं, ठीक है।
कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। और यह दर्रा जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो 3-4 श्रेणी हमने बताया है, ट्रांस जास्कर श्रेणी, तो ये सब आप ज्योग्राफी वाली वीडियो देखिएगा। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इनमें कौन सी श्रेणी में आपका जो है काराकोरम श्रेणी दर्रा स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी। अब ये श्रेणी में हम नहीं जा रहे डिटेल में, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन एक बार वीडियो हमारी देखिए इंडियन ज्योग्राफी का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो काराकोरम दर्रा से 4 पॉइंट आपको याद रखना है। भारत के सबसे उत्तर में स्थित, भारत की सबसे ऊंची दर्रा, इसे कहाँ जा सकते हैं, चाइना जा सकते हैं। कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। कौन सी श्रेणी में स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी में। तो 5 क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची दर्रा, भारत के सबसे उत्तर में स्थित दर्रा, भारत की सबसे ऊंची दर्रा, इस दर्रा से हम कहाँ जा सकते हैं, चाइना जा। पूछा जाएगा चाइना जाने के लिए हम कौन से दर्रा का इस्तेमाल करेंगे, काराकोरम दर्रा, बनिहाल घाट, पाल घाट। तो काराकोरम दर्रा, यह दर्रा कहाँ स्थित है, कौन से श्रेणी में, तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और कहाँ स्थित है भारत में, तो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका हो गया काराकोरम दर्रा काराकोरम दर्रा। यहाँ से लेह लद्दाख से आप जा सकते हैं चाइना। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो दर्रा आएगा जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा, ये जो आपको किसको किसको जोड़ रहा है, तो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। ठीक है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और ये कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। तो ये आइए जोजिला दर्रा कहाँ है आपका, जोजिला दर्रा देखिए, ये जो आपका जोजिला दर्रा, ठीक है, तो ये श्रीनगर से ये लेह को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, ये श्रीनगर से लेह को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और लद्दाख में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। आप देख सकते हैं ये क्षेत्र लेह लद्दाख। और ये जो आपका जोजिला दर्रा है, तो ये आपको यहाँ से जोड़ रहा है ये श्रीनगर को। ठीक है, ये आपका श्रीनगर हो गया, श्रीनगर को जोड़ रहा है लेह से। ठीक है, श्रीनगर से ये दर्रा, यहाँ से अगर आपको जाना तो ये दर्रा से होकर के ही जाएंगे। ठीक है, एक सरकारी पास को। अब ये सब दर्रा वगैरह क्या है, ये सब हमने ज्योग्राफी वाली वीडियो में बताया, यहाँ नहीं बताएंगे। नेक्स्ट बनिहाल दर्रा कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जम्मू और श्रीनगर को ये जोड़ती है। और इसी में जो है आपका जवाहर सुरंग है। तो पूछा जाएगा जवाहर सुरंग कौन सा है, तो देखिए ये बनिहाल दर्रा जो हो गया, ये बनिहाल दर्रा जो हो गया, ये देखिए जम्मू से ये श्रीनगर को जोड़ रही है। कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और आपका जो सुरंग जो है आपका जवाहर सुरंग किस दर्रे से गुजरती है, तो बनिहाल दर्रा से गुजरती है। नेक्स्ट पीर पंजाल दर्रा, ये कहाँ, तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और श्रीनगर को घाटी से जोड़ती है। ठीक है, ये जो पीर पंजाल दर्रा जो आप देख रहे हो, ये देखिए ये जो है, ये जो घाटी वाला इलाका, बहुत सारे आप देखते होंगे जो पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, या फिर बोल सकते हैं उनके ही सेना, जो पाकिस्तानी सेना है, जो कई बार वो लोग उल्लंघन भी करते हैं, आप सब देखते हैं, सीज फायर वगैरह करते हो, तो यही घाटी में यहाँ पे ये लोग छुप जाते हैं। तो ये घाटी को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है कौन, तो पीर पंजाल दर्रा। और ये पीर पंजाल दर्रा कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित कौन सी दर्रा है, तो पीर पंजाल दर्रा हो गया। नेक्स्ट दर्रा जो हो गया बुर्जिला दर्रा। ठीक है, बुर्जिला दर्रा, ये जो आपका जो जोड़ती है, ये श्रीनगर को गिलगिट बोल सकते हो पीओके से जोड़ती है। तो देखिए ये वाला जो इलाका आपको दिख रहा है, ये आपका पीओके हो गया। ठीक है, गिलगिट ये वाला इलाका बहुत ही मतलब कि बोल सकते हो कि एकदम काफ़ी मतलब बोलते हैं ना कि बहुत डेंजरस प्लेस है आपके, एक तरह से आप मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये जो आपका हो गया पीओके वाला एरिया ये हो गया। और यही ये आपका क्षेत्र जो गया गिलगिट वाला क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ आमतौर हमेशा ही आपको देखने को मिलेगा जो पाकिस्तानी होते हैं सीज फायर उल्लंघन वो लोग करते रहते। तो देखिए यही वाला इलाका है। तो ये सब हमने काफ़ी डिटेल में ज्योग्राफी वाली वीडियो में हमने देखा, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुर्जिला दर्रा में क्या देख रहे थे कि श्रीनगर को ये जोड़ती है किससे, गिलगिट या फिर पीओके से जोड़ती है। यह दर्रा का थोड़ा सा भाग जो है लद्दाख में भी है। ठीक है, थोड़ा सा भाग जो आपका ये लद्दाख में भी है। और ऐसा भी पूछ सकता है सवाल क्या कि यह दर्रा लद्दाख को पीओके से भी जोड़ती है। ठीक है, क्योंकि कुछ क्षेत्र इसका लद्दाख है, तो लद्दाख को पीओके से जोड़ने का कौन काम कर रहा है, तो ये बुर्जिला दर्रा ही काम कर रहा है। मतलब कि ये जो आप एरिया देख रहे हो, देखिए ये छोटा सा जो आप जूम मैं कर दूं, देखिए ये जो हो गया ना, ये दर्रा बुर्जिला दर्रा, ये थोड़ा सा पार्ट लद्दाख में भी है और बाकी ये पीओके से ये जोड़ रही है। देखिए इस तरह से आप जा सकते हैं, लद्दाख से आपको जाना है पीओके, तो इस दर्रा से का ही इस्तेमाल करके आप जाइएगा, गिलगिट या फिर पीओके। ठीक, नेक्स्ट आपका जो दर्रा आएगा ये आपका कवर हो गया उत्तर साइड में बोले तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो दर्रा है। और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण दर्रा। ठीक है, यहाँ हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा है, एक ये है रोहतांग दर्रा, एक है बारालाचला दर्रा और एक है आपका सीप किला दर्रा। ठीक है, तो देख लेते हैं रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, शिमला को लेह से जोड़ती है। ये जो आप देख रहे हैं लेह,
अगर आप यहाँ से जाना है, आपको लेह जाना है हिमाचल प्रदेश से, तो आप इस दर्रे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस दर्रे से आप जो है लेह चले जाएंगे। नेक्स्ट बारालाचरा दर्रा जो है आपका कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, या शिमला को लेह से जोड़ती है, या शिमला को, ये जो एरिया है शिमला से आप अगर आपको ले जाना है तो आप बारालाचरा दर्रा से जाएंगे। हिमाचल प्रदेश आपको ले जाना है तो रोहतांग दर्रा से जाएंगे, ठीक है। मतलब शिमला को लेह से भी ये जो दोनों जोड़ती है ये दर्रा। सीप किला दर्रा जो है आपको, ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ती है, और ये कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश के जस्ट बॉर्डर में स्थित है। देखिए ये जो सीप किला जो देख रहे हैं दर्रा, ये बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं सीप किला दर्रा, देखिए ये बिल्कुल बॉर्डर में है। और आप जो है तिब्बत अगर आपको जाना है तो हम लोग इसी दर्रे का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, सीप किला दर्रा का इस्तेमाल करते हैं कहाँ जाने के लिए, तिब्बत जाने के लिए। तो डायरेक्ट पूछेगा तिब्बत हम जाते हैं किस दर्रे से, तो सीप किला दर्रा से। नेक्स्ट आपका लीपुर लेक दर्रा। तो अब हम बात करेंगे लीपुर लेक दर्रा, यानी कि उत्तराखंड के जितने महत्वपूर्ण दर्रा। तो देख लीजिए, डायरेक्ट नाम याद कर लीजिए। एक तो है आपका, जूम कर दूं पहले, देखिए ये आपका उत्तराखंड हो गया, इधर हो गया आपका लीपुर, ये आपका लीपुर लेक दर्रा, ये हो गया नीति दर्रा, और ये हो गया माना दर्रा, ठीक है। मानस बोल सकते हो या फिर माना दर्रा भी बोला जाता है, ठीक है। तो मानस दर्रा, नीति दर्रा और लीपू लेक दर्रा। तो आप देख सकते हैं मानसरोवर अगर आपको जाना है तो इस लीपू लेक दर्रा से इस्तेमाल करेंगे इस यहाँ जाने के लिए। इधर आपका कैलाश पर्वत हो गया। तो आइए देख लेते हैं एक बार इधर पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग। यहाँ जो बताया गया आपका लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। भारत और नेपाल के बीच विवादित दर्रा है, काफ़ी ज़्यादा विवादित दर्रा है ये, नेपाल और भारत के बीच में। तो पूछा जाए भारत और नेपाल के बीच विवादित दर्रा कौन सा है, तो लीपू लेक दर्रा, क्योंकि नेपाल जाने के लिए हम इसी दर्रे का इस्तेमाल करते हैं, लीपू लेक दर्रा का, ठीक है। उसके बाद जो है कैलाश पर्वत और मानसरोवर की यात्रा के लिए भी हम इसी दर्रा की सहायता से हम लोग कहाँ जाते हैं, तो मानसरोवर अगर आपको जाना है या कैलाश पर्वत जाना है तो हम इसी लीपू लेक दर्रा से ही जाते हैं। आपसे पूछेगा कि मानस दर्रा कहाँ है, नीति दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। डायरेक्ट आपसे ऐसे पूछेंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत और नेपाल के बीच सीमा निर्धारण कब, जो भारत और नेपाल का जो बॉर्डर निर्धारण हुआ था कब हुआ था, तो 1816 में सुगोली संधि हुई थी, ठीक है। कौन सी संधि के सहायता, कौन सी संधि से, या पूछा जाएगा कि कौन सी संधि का संबंध भारत और नेपाल के सीमा निर्धारण से है, तो सुगोली संधि है, ठीक है, सुगोली संधि। अब अंतिम दर्रा हम देखेंगे पूर्वी साइड में, यानी कि आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर तरफ जो आपका दर्रा है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, मेनली यहाँ पर आपका एक हो गया नाथुला दर्रा, ठीक है, जेलेपला दर्रा, बोमडीला, यांगयाब दर्रा, दीफू दर्रा और तुजू दर्रा, ये मणिपुर में है। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे दीफू दर्रा, ठीक है, जो म्यांमार, चाइना, इंडिया तीनों में स्थित है। तो पूछा जाएगा वो कौन से दर्रा, तो ये देखिए जो दीफू दर्रा जो दिख रहा है, ये दीफू दर्रा जो है, ये कुछ पार्ट अरुणाचल प्रदेश में भी है, कुछ पार्ट चाइना में है, और कुछ पार्ट तिब्बत में भी है, ठीक है। सॉरी, म्यांमार में भी है, तिब्बत में बोल दिया, सॉरी भाई, तिब्बत नहीं होगा, म्यांमार, चाइना और इंडिया तीनों में स्थित है, म्यांमार, चाइना और इंडिया, ठीक है। ये तो जो म्यांमार वाला एरिया है, तो देखिए कुछ पार्ट में भारत में है, कुछ पार्ट चाइना में है, और कुछ पार्ट ये आपका म्यांमार में। तो पूछा जाएगा वो कौन सी दर्रा है जो 3 देश में स्थित है, यानी कि म्यांमार, चाइना और इंडिया में स्थित, तो कौन सी, दीफू दर्रा। भारत का सबसे पूर्वी दर्रा, उत्तरी दर्रा कौन सा हो गया, काराकोरम दर्रा हो गया, ठीक है। लेकिन पूर्वी दर्रा पूछा जाएगा तो कौन सी दर्रा होगा, तो दीफू दर्रा होगा। कौन सी दर्रा होगा पूर्वी साइड में, तो दीफू दर्रा होगा। अब देखिए जल्दी जल्दी मुझे खत्म करना पड़ेगा ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चुम्बा घाटी पूछा जाएगा आपसे, चुम्बा घाटी से तिब्बत जाने के लिए नाथुला एवं जेलेप्रा दर्रा दोनों का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों सिक्किम में स्थित है। तो सिक्किम में स्थित जो आपका दर्रा जो हो गया, ये देखिए सिक्किम वाला एरिया, ये आपका जेलेप्रा दर्रा और नाथुला दर्रा। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा नाथुला दर्रा कहाँ है और जेलेप्रा दर्रा कहाँ है, तो आपका सिक्किम में स्थित है, ठीक है। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा और जेलेप्रा दर्रा। और पूछे जाएगा आपसे कि चुम्बा घाटी से तिब्बत जाने के लिए हम कौन से दर्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सिंपली अगर हम नाथुला दर्रा और जेलेप्रा दर्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहाँ जाने के लिए, तिब्बत जाने के लिए, ठीक। नेक्स्ट अब भी पूछेगा आपसे, जो ब्रह्मपुत्र की नदी जो आ रही होती है, भारत में प्रवेश कर रही होती है, ठीक है, वो कहाँ किस दर्रे से घुसती है भारत में, तो यंग्याप दर्रा, इसी से आपकी जो होती है ब्रह्मपुत्र नदी आ रही होती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह हम नहीं जाएंगे पूरा डिटेल में, ज्योग्राफी वाली वीडियो में हमने करा रखा, तो आप वहीं से करेंगे। तो ये पूरा दर्रा वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर है। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे मेरे भाई। तीसरा सवाल, देखिए कितना कुछ हमने कवर कर लिया है अगर आप ध्यान दिए होंगे तो। सेरिकल्चर 2 टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट
और आपका जो है दर्रा। अच्छा, दर्रा में 3-4 दर्रा मैंने अभी नहीं करवाया, पालघाट दर्रा, ठीक है, जो लास्ट नीचे दक्षिण में स्थित है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भोरघाट दर्रा, या मतलब वो दर्रा ही है, घाट हम उसे बोलते हैं, भोरघाट, पालघाट, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती है। नासिक से नागपुर जाना है, मुंबई जाना, तो कौन सी दर्रे के इस्तेमाल करते हैं, तो देख लीजिएगा, वो ज्योग्राफी वाली वीडियो में बना रखा मैंने। पूछा गया था क्वेश्चन एनटीपीसी में, सेरीकल्चर किससे संबंधित है, ठीक है, जो सेरीकल्चर है किससे संबंधित, तो कुछ 7-8 कल्चर है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं हम उस सबको। सेरीकल्चर का संबंध किसे, रेशम कीट के पालन से, ठीक है, जो रेशम कीट का जो पालन करते हैं तो उसको हम क्या कह जाते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। उसी प्रकार ओलेरीकल्चर, यानी कि सब्जियां प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन जो किया जाता है उसको हम कहते हैं ओलेरीकल्चर, ठीक है, ओलेरीकल्चर। इंग्लिश हिंदी में एक ही कहेंगे। फ्लोरिकल्चर मतलब क्या होता है, पुष्प प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है, पुष्प जो प्रदान करते हैं पौधे और उसका जो अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। सिल्वीकल्चर, ठीक है, सिल्वीकल्चर मतलब क्या होगा, वनों के विकास व देखरेख का अध्ययन करना, जो वनों के विकास कैसे होंगे उनके देखरेख करना, वो जो होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं, सिल्वीकल्चर कहते हैं। और ये आपका सेरीकल्चर, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, सेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर, ये पूछा गया है एनटीपीसी में। देखिए ये भी पूछा गया था, अब मैंने एक शिफ्ट में उठाया, लेकिन देखिए आप दूसरे शिफ्ट का जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको मिलेगा, तो बहुत कुछ आपको यहीं से मैं कवर करवा दूंगा। बोल तो रहा हूँ 35+ आपको ये सीरीज बहुत हेल्प करेगा ले जाने में, और एक स्टैटिक जीके और बाकी उधर जो हिस्ट्री सब वगैरह मैं जो बताया, क्योंकि वो सब के बीच बिना तो आपका जीके ही अधूरा। नेक्स्ट, सिल्वीकल्चर मैंने बता दिया, वनों के विकास व देखरेख का अध्ययन करना। अर्बोरीकल्चर, ठीक है, अर्बोरीकल्चर मतलब क्या होता है, सजावटी जो वृक्ष है, देखते हैं आप क्रिसमस ट्री वगैरह जो आप अपने घरों में भी लगाते होंगे, तो वो सब जो वृक्ष होते हैं, झाड़ियों से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उनको कहा जाता है अल्बोरीकल्चर, ठीक है, अल्बोरीकल्चर। नेक्स्ट, चौथा सवाल, पर्यावरण से जितने महत्वपूर्ण सवाल है, मतलब सारे महत्वपूर्ण तो नहीं ले पाया मैंने, क्योंकि उधर आपका हरित गैस प्रभाव मतलब बहुत कुछ चीज़ है, तो लेकिन फिर भी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं अधिनियम से, पर्यावरण का अधिनियम से, वो मैंने करवा दिया यहाँ पे। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ, तो देखिए चीज़ पूरा कवर हो जाएगा। अब देखिए दर्रा मैंने पूरा करा दिया, पावर प्लांट मैंने पूरा करा दिया, उसके बाद अभी आपका जो कल्चर वाला चीज़ मैंने कवर करा दिया। अब यहाँ से जितने अधिनियम के जो इंपॉर्टेंट है, तो इन्वायरमेंट के और भी जैसे जैसे शिफ्ट में आएंगे, जैसे हरित क्रांति आ जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा, तो उसको मैं पूरा ले लूंगा, ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। अच्छा, पूछा गया था क्या कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, कब पारित हुआ था, तो 23 मई 1986 को पारित हुआ था। 23 मई 1986, 23 मई 1986 महत्वपूर्ण ईयर है आपके लिए। आज मैंने आपसे कितने ईयर डिस्कशन किए हैं, चलिए मैं एक बार फिर से बताऊं। देखिए सबसे पहला कि उत्तर प्रदेश में जो नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है 1991 में स्थापित किया गया था। एनपीसीएल सॉरी, जो तारापुर है सबसे पुराना भारत का, और भारत सबसे पहला, इसका एस्टेब्लिशमेंट है 1969, और इसरो का भी एस्टेब्लिशमेंट किया है यूएसए की मदद से। एनपीसीआईएल का एस्टेब्लिशमेंट 1987, क्योंकि ये एनपीसीआईएल ही जो है सातों न्यूक्लियर पावर प्लांट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद हमने क्या देखा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से एक इंपॉर्टेंट ईयर देखा 1986, ठीक है, जो अधिनियम बनाया गया था भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए, जो अधिनियम बनाया गया था, जो एक्ट बनाया गया था, यह बनाया गया था 1986 में, 23 मई 1986, 23 में एकदम ईयर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, भारत में वन संरक्षण जो अधिनियम है, ठीक है, वनों का संरक्षण, देखिए ये पर्यावरण संरक्षण के लिए 1986, लेकिन पर्यावरण से पहले ही हमने वन को संरक्षण करने के लिए एक अधिनियम बना दिया था 1972, ऐसे याद रखिए। उसके बाद भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कर दिया गया था 1952, उससे पहले ही है। मतलब सबसे पहले हमने जो किया क्या कि सबसे पहले हमें जीव को, वन्य जीव जो वनों में रहने वाले जो जीव है, जैसे बाघ है, शेर है, ये आपका हिरन है, ये सब जीवों का संगठन करने में एक बोर्ड बना दिया तो 1952 में ही, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो जीव जो वन में रहेंगे, वनों को तो पहले संरक्षित करना होगा ना, उसके तो फिर हमारे दिमाग में तो अच्छा वन को संरक्षण करना होगा भाई, तो वन को संरक्षण के लिए हमने 1972 में अधिनियम बना दिया। अब वन संरक्षण कैसे करेंगे, जब तक कि हम पर्यावरण को ही संरक्षण ना करें, तो फिर हमने 23 मई 1986 में, यानी कि वन्य जीव 1952, फिर 1972 वन का, और पर्यावरण के लिए 1986, 23 मई, ये डेट, क्योंकि देखिए ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा 23 मई 1986, 22 मई 1986। अब बताइए कहाँ जाइएगा अगर डेट ही याद नहीं रहेगा तो जीवों के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो बोर्ड का बनाया गया था, जो जीव के बोर्ड का वन्य जीव बोर्ड गठन किया गया था 1952 में किया था। उसके बाद जो वन संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया था 1972 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया था 23 मई 1986 में। उसके बाद तारापुर का गठन कब किया गया था, 1969 में। एनपीसीआईएल का गठन कब किया गया था, तो एनपीसीआईएल का गठन कब किया गया था, 1987 में, हेडक्वार्टर मुंबई।
तारापुर कहाँ है? तो मुंबई में है। यूएसए की मदद से भारत का पहला और सबसे पुराना है। और मैंने एक बताया था नरोरा कहाँ है न्यूक्लियर पावर प्लांट? उत्तर प्रदेश में। स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1991। वन्य जो जितने भी जीव हैं उनके संरक्षण के लिए जो एक्ट बनाया गया था तो 1952 में बनाया गया था। अब ये वन्य जीव जो है कहाँ रहेंगे? वनों में रहेंगे, तो वनों का संरक्षण करना होगा, तो इसके लिए हमने 1972 में अधिनियम बनाया। अब ये वनों का संरक्षण के पहले तो अब भाई हमें पर्यावरण का भी संरक्षण करना होगा, तो हमने 23 मई 1986 में एक अधिनियम और बना दिया था। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? देखिए सब कुछ याद हो जाएगा इस वीडियो में। अब जितना दर्रा भी हमने आपको याद करवा दिया है ऑलमोस्ट। और एक कल्चर फिर से हम आपको रिवाइज करा दूं। सेरीकल्चर क्या हो गया? रेशम कीट से पालन से। ओलेरीकल्चर जितने भी सब्जियां प्रदान करने वाले पौधे हैं, ओलेरीकल्चर उनका जो अध्ययन का। फ्लोरीकल्चर जितने भी पुष्प प्रदान करने वाले पौधे हैं। सिल्वीकल्चर क्या था? जितने भी आपके वनों के मतलब वनों के विकास होंगे, कैसे देखरेख उनके जो करना है अध्ययन के लिए सिल्वीकल्चर। ठीक है, तो वनों के विकास और वनों के संरक्षण के लिए 1972 में, जीव के लिए 1952 में, पर्यावरण के लिए 86 23 मई 1986। ऐसे चीजें याद करिएगा तभी जीके आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट अल्बोरी कल्चर हो गया, सजावटी वृक्ष और झाड़ियों से संबंधित अध्ययन करना। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े भाई हम लोग। तो आपसे इधर हम लोग कर लिए। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज है कि देखिए वन्य जीव को जो संरक्षण के लिए IUCN की स्थापना की गई थी, जिसकी हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाता है और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। ठीक है, जो वन्य जीव की संरक्षण करेंगे, वन्य जीव जितने वन्य में रहने वाले जीव उनके संरक्षण के लिए इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। और क्यों किया गया था? वन्य जीव के संरक्षण के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। अच्छा भाई, बेसिक कंप्यूटर का वीडियो मैंने बनाया है 2 घंटे का, लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर एक चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कर लीजिए। 2 घंटे से आपका कंप्यूटर का 2 सवाल CBT 2 में आएगा। कोई भी एग्जाम में चले जाइए, दरोगा में जाइए, BPSC में जाइए, GSSC में आइए, कहीं भी आइए, ग्रुप D में आइए, आएगा तो आएगा भाई। ऐसा कुछ मैंने वीडियो ही बना रखा है। तो भाई इधर आपका क्लियर होगा आई थिंक आपको चीज़ें यहाँ तक, तो आपको बहुत आराम से, कोई तकलीफ भी नहीं होगी ज़्यादा। आइए भाई आगे बात करते हैं। IUCN जो इस्टेब्लिशमेंट किए थे किसके लिए किया गया था? इसका हेडक्वार्टर कहाँ? स्विट्जरलैंड में। NPCI का हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में है। तारापुर कहाँ है? तो मुंबई में। नरोरा कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। कुंडनकुलम कहाँ? तो तमिलनाडु में है। तो वन्य जीव के संरक्षण के लिए हमने इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर का स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। ये जो है संस्था एक रेड डाटा बुक्स, ये जो है जो जितने भी जीव संकटग्रस्त मतलब कि जिनके मतलब कि बहुत मतलब कि समाप्ति के कगार पे पहुंच गए जो जीव, अब हमें मिलने जिसकी संख्या कम, जो लुप्त होते चली जा रही है, तो वैसे लुप्त जीवों के लिए एक डाटा बनाया जा रहा है। ठीक है, कि कितने अभी संख्या में हैं, लुप्त हो रहे हैं, तो उनको पे ध्यान देना है। तो उसके लिए हमने एक ये IUCN ने संकटग्रस्त जीवों की पहचान के लिए, ठीक है, कि कौन से जीव है जो लुप्त होने के कगार में पहुंच गए हैं, जिसके लुप्त होने की जो रेट जो है बहुत अधिक है, तो उनके लिए एक बनाया गया है रेड डाटा बुक्स। तो पूछा जाएगा रेड डाटा बुक्स का संबंध है किससे? संकटग्रस्त जीव के लिए, या संकटग्रस्त जीवों की पहचान के लिए कौन सी बुक को बनाया गया था? तो रेड डाटा बुक्स बनाया गया था। किनके द्वारा? IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। क्यों है? तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। ठीक है, उसके बाद आइए इन्वायरमेंट से क्वेश्चन और है। यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP की स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी? देखिए यूनाइटेड नेशन, यूनियन मतलब पूरा वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो हमें क्या करना, इन्वायरमेंट प्रोग्राम एक बनाया गया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम, मतलब कि जितने भी आपने सुना होगा COP वगैरह चीजें आपने सुना होगा, पेरिस समिट के बारे में सुना होगा, पूरा ग्लोबल इंडिया, सॉरी नॉट इंडिया, ग्लोबल कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो पर्यावरण के संरक्षण से यहाँ पे कुछ भी चीजें प्रोग्राम की जाती है, कुछ यहाँ पे लक्ष्य रखे जाते हैं। तो ये इसके लिए एक जो बनाया गया था आपका ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, UNEP, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछा जाएगा, तो 1974। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? 23 मई 1986 में। इससे पहले 1972 में वन्य जीवों का, वनों के संरक्षण के लिए बनाया गया था अधिनियम, और वन्य जीव के संरक्षण के लिए 52 में, और 1974 में आपको यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जैव विविधता, यानी कि जो हॉट स्पॉट है, जो वहां पे बहुत अधिक संख्या में अधिक मतलब कि विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है,
प्रजाति जातियां पाई जाती है, इसकी अवधारणा 1988 में किसने रखा था? तो नॉर्मन मायर्स ने की थी। ठीक है, नॉर्मन मायर्स ने की थी। जैव विविधता की अवधारणा किसने दिया था? ऐसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन। जैव विविधता की अवधारणा हॉटस्पॉट बोल सकते हो या बायोडाइवर्सिटी भी बोल सकते हो। जैव विविधता की अवधारणा किसने दिया था? नॉर्मन मायर्स ने किया था। ठीक है, 1988 में। इतने महत्वपूर्ण फैक्ट हमने करा दिए हैं आपको। 1988 में नॉर्मन मायर्स ने किया था और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1988 में नॉर्मन मायर्स ने की थी। किसकी अवधारणा? जैव विविधता की। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1974 में। बिम्स्टेक का सदस्य की अगर हम लोग बात कर ले तो देखिए, आपने इकोनॉमिक्स का नोट्स मेरा लिया होगा तो इसमें पूरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेरा एक पूरा कंप्लीट वीडियो ही आएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। खैर, यहाँ पे देख लेते हैं बिम्स्टेक का सदस्य। यहाँ पे जो आपका बांग्लादेश है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका है और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? ढाका में है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों कंट्री आपको याद रखना है। बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, ये जो है बिम्स्टेक के सदस्य हैं। 3 इनमें से दिया रहेगा, एक जो है चाइना दे देगा, पाकिस्तान दे देगा, अफगानिस्तान दे देगा, अमेरिका दे देगा। पूछा जाएगा इसमें से कि आपको इसमें कौन सा गलत है, बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। या फिर बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ढाका में। ठीक है, ढाका में है। बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, ये याद रखना आपको। थाईलैंड भी इसका सदस्य है। बांग्लादेश, इंडिया, अच्छा पाकिस्तान नहीं है इसका सदस्य, अफगानिस्तान भी इसका सदस्य नहीं है और चाइना भी सदस्य नहीं है। और यही तीनों में से कोई एक आपको, मेनली चाइना देगा या तो पाकिस्तान देगा ऑप्शन में। अच्छा, ये तो अब हमको डिस्कशन नहीं करना, हमने स्टैटिक जीके में पूरा आर्ट एंड कल्चर में मंदिर कवर कर दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन फंसा होता है। अब कितने मंदिर आएंगे आपको सब उसी वीडियो, तो मैं इसको डिस्कशन नहीं करूंगा, ना इस पूरे मंदिर को मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने करवा रखा है 20-30 मिनट का वीडियो में। तो स्टैटिक जीके का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो अब यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट बनेंगे, प्रार्थना समाज हो, आर्य समाज हो, ब्रह्म समाज हो, एस्थेटिक सोसाइटी हो, सब कुछ देख लेते हैं भाई। देखिए, 2 चीजें पूछा जाता है, एक तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछेगा और दूसरा इसके संस्थापक कौन है। तो देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, इसकी जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो 1867 ईस्वी में की गई थी। किसने किया? तो देखिए, तीनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, एमजी रानाडे या देवेंद्र नाथ ठाकुर। तो मेनली ऑप्शन आत्माराम पांडुरंग। ये सब हमने इंडियन हिस्ट्री में भी करवा रखे भाई, इसलिए जड़ है वो मेरा। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, विश्व भूगोल, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, और जो नोट्स है वो तो मलाई है। स्टैटिक जीके जो चल रहा और ये जो सीरीज चल रहा है, ये सब इसके बाद फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। 35+ रोकने वाला कोई नहीं होगा। और अगर साइंस का पूरा सीरीज मेरा अगर आपने कर लिया है तो प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, एमजी रानाडे, देवेंद्र नाथ ठाकुर, 1867 ईस्वी में। कोई भी कंटेंट मेरा, कोई भी वीडियो हमारे कोर्स बेचने के लिए पर्पज से आता ही नहीं है कभी। ठीक है, इसलिए इतने दम होती है हमारे कंटेंट में। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय। तो 2 आपको याद रखना है जो इनके संस्थापक है, ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा। ठीक है, राजा राम मोहन राय। अच्छा भाई, कुछ देख लेना, अगर कुछ भी मिसमैच अगर मिले डाटा में तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि इतना डाटा एक जगह मुझे कलेक्ट करना पड़ जाता है। और तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको सुधार दूंगा। बट मैंने पूरी कोशिश की है सही चीज़ आपको दूं ताकि। तो आपको पता होगा कि एशियाटिक सोसाइटी मैंने बता रखा, विलियम जोन्स 1784 ईस्वी में, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको याद रखना, आपको ब्रह्म समाज का 1828 ईस्वी में, एशियाटिक सोसाइटी आपको 1784 ईस्वी में, प्रार्थना समाज की स्थापना ईयर याद रखना 1867 ईस्वी में, आत्माराम पांडुरंग, एमजी रानाडे, देवेंद्र नाथ ठाकुर। नेक्स्ट आपका है आपका आर्य समाज, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती आपको स्थापना किए थे। तो आर्य समाज का ईयर आपको याद रखना होगा 1875। आईएनसी 1885 में एओ ह्यूम ने कराया है। अब ये आईएनसी के ऊपर बहुत सवाल पूछे गए, पूरा मैंने करवा दिया अपने वीडियो में, 20-25 मिनट के वीडियो में, आप उसको देखिए, इंडियन हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिलेगा। और बाकी अपने मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। वेलूर मठ, ये आपसे पूछा गया था। देखिए, 2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया वेलूर मठ से। एक तो जो इनके संस्थापक है स्वामी विवेकानंद, दूसरा पूछा गया था वेलूर मठ कहाँ, वेस्ट बंगाल में। अब ये देखिए 2016 में मेंस में भी पूछा गया था, 2016 के पीटी में भी पूछा गया था, और एनटीपीसी सीबीटी 1 जो अभी 2020 में जो 21 में हुआ पेपर, ये आपका पीटी में भी पूछा गया। तो पूरा चांस है कि मेंस में भी पूछेगा ये। रामकृष्ण मिशन जो है आपका स्वामी विवेकानंद स्थापना की। स्वामी विवेकानंद के 2 हो गए, वेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन।
ईयर भी इसका आपको याद रखना होगा 1897। तो भाई देखिए राजा राम मोहन राय का 2 मैंने बताया, आत्मीय सभा ब्राह्म समाज, आत्मीय सभा ब्राह्म समाज। उसके बाद हमने स्वामी विवेकानंद का 2 बता दिया, बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन। थियोसॉफिकल सोसाइटी एमजे रनाडे, ठीक है, सॉरी मैडम ब्लाट्स्कोवी, ठीक है, मैडम ब्लाट्स्कोवी एवं कर्नल अलकाट, ठीक है, एवं कर्नल अलकाट जो है इसके संस्थापक है, मैडम ब्लाट्स्कोवी एवं कर्नल अलकाट जो इसके संस्थापक है किसको, थियोसॉफिकल सोसाइटी के 1875 में। और नेक्स्ट ये जो आपका 8वां सवाल है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए सिख के जितने महत्वपूर्ण गुरु को मैंने इंडियन हिस्ट्री में करा रखे हैं, तो भाई देख लेना, अदरवाइज मैं एक स्पेशल अलग से ही वीडियो बना दूंगा जितने, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बाकी नोट्स आपने लिया तो वहां से आपको मिल ही जाएगा। अच्छा, जिनको नोट्स चाहिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7909004902 पे, ठीक है, व्हाट्सअप करिएगा। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु ने किया था, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने। अब आइए जितने महत्वपूर्ण युद्ध है हिस्ट्री के सारे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। पानीपत की पूछा गया था आपसे एग्जाम में एनटीपीसी में कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी, तो चलिए देख लेते हैं। 5 नवंबर, अभी ये पूरा याद रखना होगा, 5 नवंबर 1556 में आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें आपका अकबर विजय हुआ था। ये जब हिस्ट्री के वीडियो में देखना है आपको। पहली लड़ाई कब हुई थी, तो 1526 में 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच में, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, 1761, 14 जनवरी 1761 में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, ठीक है। ये तो मैंने पूरा स्टोरी बताया था आपको। तराइन के 2 युद्ध रखना आपको याद, प्रथम युद्ध और द्वितीय। प्रथम युद्ध 1191 और जस्ट उसके अगले साल 1192 में आपका तराइन हो गया था। और उसके बाद चंदावर युद्ध हुआ था 2 साल के बाद 1194 में। तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था, और द्वितीय में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को फिर हरा दिया था, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और चंदावर कब हुआ था, 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को हराया था। फिर खाना खाया था, याद है आपको, अगर चांद की ये नहाए थे फिर खाना खाए थे, मैंने जो ट्रिक बताया इंडियन हिस्ट्री में। 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा संगा को हराया था, ठीक है, राणा संगा को हराया था, राणा संगा को हराया था बाबर ने। और चंदेरी के युद्ध में 1528 में जो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था, चंदेरी देखिए, चंदावर और ये चंदेरी कंफ्यूज नहीं होता। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। बाबर ने किसको हराया था, मेदिनी राय को हराया था। फिर घाघरा पहन लिया था, मैंने आपको बताया था चांद करने के बाद। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529 में, कंटिन्यू है ईयर, अगर आपको याद होगा हिस्ट्री का लेक्चर। तो बाबर ने अफगान को हराया था। और चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो 1540 में हुआ था, जिससे शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 में विजयनगर साम्राज्य का इसमें क्या होता, पतन होता। पूछा जाएगा विजयनगर साम्राज्य का पतन का संबंध किस युद्ध से, तालीकोट का, बहुत बार पूछा गया सवाल है। कन्नौज का युद्ध कई बार पूछा गया, तो 1540-1565। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। अकबर ने किसको हराया था, महाराणा प्रताप को हराया था। प्लासी का युद्ध 1701, आपको पता ही है कितना महत्वपूर्ण है प्लासी का युद्ध, 57 में। और अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। अंग्रेजों ने क्या किया था, सिराजुद्दौला, आपको पता है कि प्लासी के युद्ध के बाद ही कहा जाता है कि भारत पे पूरा का पूरा जो कंट्रोल अंग्रेजों ने फिर कर लिया था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों का पराजय किया गया था। और बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था, ठीक है, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। मेनली बक्सर का युद्ध ईयर याद रखना है, वांडीवास का युद्ध आपको ईयर याद रखना है 1760 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध याद रखना है 1757 ईस्वी में, हल्दी घाटी, जितने युद्ध है सारे आपको याद रखेंगे, सारे महत्वपूर्ण है, मैंने करा दिए, ठीक है भाई। तो आज यहीं पे खत्म करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो आपने देखा कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर किया। सबसे पहले तो जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट थे हमने उसको पूरा कवर कर दिया है। सेकंड में हमने क्या कवर किया कि जितने इंपॉर्टेंट पासेस थे, यानी कि जितने इंपॉर्टेंट दर्रा थे, उसको हमने कवर कर दिया है। थर्ड में हमने आए तो हमने क्या देखा, थर्ड में हमने इन्वायरमेंट के जितने एक्ट थे, एक्ट के जितने ईयर है और उससे जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे थे उसको भी हमने कवर कर लिया था। उसके बाद हमने क्या किया, आपको मैंने जितने महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं अभी हिस्ट्री में, ठीक है, मध्यकाल से लेकर मध्यकालीन में आपके जितने महत्वपूर्ण युद्ध थे और कुछ मॉडर्न में भी हमने देखा, क्योंकि बाकी तो नेशनल मूवमेंट में चले जाएंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को हमने करवा रखा है, ठीक है, बाकी उसको भी हम देखेंगे कैसे चीज़ें करानी है। लेकिन हर वीडियो को आप फॉलो करते चलिएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। तो युद्ध को भी हमने चौथा टॉपिक भी कवर किया। चौथे टॉपिक के बाद हमने और क्या देखा,
तो उसके बाद बाकी हाँ, जो महत्वपूर्ण संस्था थे, जितने इंपॉर्टेंट सोसाइटी हो गए या फिर संस्था थे, उसको भी देखा कि उसकी स्थापना किसने किए हैं, संस्थापक कौन थे और उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर को। तो ऑलमोस्ट 5 टॉपिक हमने कवर किए हैं। अब ये 5 टॉपिक कितने शिफ्ट में रिकॉल होंगे आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा पता और चीज़ों को मैं दिखाऊंगा भी, ठीक है। बाकी आपका सपोर्ट बना रहा है तो ये सीरीज मैं बहुत अच्छे से ख़त्म करूंगा। इससे भी और अच्छा चीज़ें मैं ला करके दे सकता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, सपोर्ट करना ना करना। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।